गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ ही हैं नवीद बलोच। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो ये है कि वेपन्स विल मेक इंडिया अ सुपर पावर, अ सुपर इकोनॉमी, अ सुपर कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत कैसे बनने वाला है, इस पे रिएक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस होगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक, चैनल पे स्वागत है। तो वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा और सोच के आए होंगे कि ऐसे कौन से वेपन्स हैं जो इंडिया को सुपर पावर बनाएंगे। देखो, वेपन्स का मतलब हमेशा वही हथियार नहीं होते जो हम वॉर में या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो में उन वेपन्स से लेकर के जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उन वेपन्स तक जिनके बारे में आप इतनी जल्दी नहीं सोच पाओगे, उन सब के बारे में बताऊंगा जो आने वाले कुछ सालों के अंदर भारत के वर्चस्व को और बढ़ाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो किसी भी कंट्री को अगर सुपर पावर बनना है, सोच सकते हो कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो इंपॉर्टेंट हो। एक है इकोनॉमिकल और मिलिट्री वाइज बहुत स्ट्रांग होना। बोलते हैं ना, एक पावरफुल इंसान कौन है? पैसा बहुत हो और फिजिकली स्ट्रांग हो, मस्त पावरफुल माना जाएगा उसको। ये जनरल थिंकिंग है। सेम ऐसा ही केस कंट्रीज के लिए भी है। पावरफुल कंट्री कौन सी? जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो और मिलिट्री वाइज सबके छक्के छुड़ा सके। इस वक्त इंडियन मिलिट्री फोर्स दुनिया में चौथी सबसे स्ट्रांग मिलिट्री फोर्स है। और अगर थोड़ा सा पास्ट में जाओगे, आपको पता लगेगा कि वेपन्स एक्सपोर्ट करके बहुत सी कंट्रीज आज सुपर पावर बनी है। अमेरिका का नाम सबसे ऊपर आता है इसमें, लेकिन सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पास्ट में यूएसएसआर यानी आज का रशिया, यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, ये सभी वो कंट्रीज हैं जिनके पास एक बड़ा अमाउंट में पैसा कहां से आया? हथियार बेच के। और ये सिर्फ पास्ट की बात नहीं है, आज भी कई कंट्रीज अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं हथियार बेच के। तो एक तरीका इंडिया का अगले सुपर पावर की लिस्ट में खड़े होने का ये है कि इंडिया भी वेपन्स को एक्सपोर्ट करना शुरू करे। इंडिया की मिलिट्री फोर्सेस दुनिया में कई डेवलप्ड कंट्रीज की मिलिट्री फोर्सेस के मुकाबले भी काफी ज्यादा एडवांस है और मिलिट्री स्पेंडिंग इंडिया ठीक ठाक करता है। तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है हम मिलिट्री स्पेंडिंग के मामले में। लेकिन क्या इंडिया के लिए ये रास्ता खुला है? यानी क्या इंडिया वेपन्स को एक्सपोर्ट करके कमा सकता है? क्योंकि इंडिया तो अभी भी बहुत बड़े अमाउंट में एडवांस वेपन्स रशिया, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल जैसी कंट्रीज से खरीदता है। लेकिन इंडिया जितना पहले डिफेंस के वेपन्स को एक्सपोर्ट किया करता था, आज वो नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पिछले 8-9 सालों में इंडिया ने $8 बिलियन से भी ज्यादा के डिफेंस आइटम्स को एक्सपोर्ट किया है। और ये इंडिया ने ना सिर्फ कोई छोटी मोटी कंट्रीज को किया, बल्कि फ्रांस, अमेरिका, न्यूजीलैंड जैसे बड़े नाम इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन फिर भी इंडिया का परसेंटेज उस वेपन एक्सपोर्टिंग लिस्ट में जो दुनिया एक्सपोर्ट करती है 0.5% भी नहीं है। इसका मतलब भारत दुनिया में 0.5% के आसपास ही वेपन्स एक्सपोर्ट करता है। तो ये इंक्रीज कैसे होगा? देखो, इंडिया के पास कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो बहुत ही यूनिक है, काफी महंगे हैं। अगर इंडिया को अपना एक अच्छा परसेंटेज शेयर दुनिया के डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में चाहिए है तो उन्हें उन्हीं वेपन्स को टारगेट करना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मोस, रशिया के साथ बनाई गई हमारी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। फिलीपींस ने अभी कुछ समय पहले ब्रह्मोस को खरीदा था और रशिया ने अभी ब्रह्मोस से यूक्रेन के कोस्टल शहर पे हमला किया। रशिया ने 7 ब्रह्मोस दागी और एक ब्रह्मोस को भी यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया। 7 के 7 जाके टारगेट पे लगी। इसने दुनिया में ब्रह्मोस की पॉपुलैरिटी और बढ़ा दी है क्योंकि ये है ही इतनी पावरफुल। और अब बहुत से देश इंटरेस्टेड हैं ब्रह्मोस को अपने मिलिट्री और डिफेंस में शामिल करने के लिए। इसके अलावा कोई और डिफेंस का आइटम, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर। जी, इंडिया ने खुद से अपना एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत बना के तैयार किया है। यानी इंडिया इस कैपेबल है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर को बना सकता है और बेच सकता है दूसरी कंट्रीज को। और इसमें ऑस्ट्रेलिया हमारा पहला कस्टमर हो सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे अपना डिफेंस बजट बढ़ाता जा रहा है और हो सकता है आने वाले समय में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से एयरक्राफ्ट कैरियर की एक अच्छी खासी डील मिल जाए। इसके अलावा कुछ और, हमारा तेजस एयरक्राफ्ट, आकाश मिसाइल, पिनाका मिसाइल सिस्टम, ये कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो आने वाले समय में इंडिया एक्सपोर्ट कर एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारी इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन में लगा सकता है। लेकिन मैंने बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में कि वेपन्स एक चीज है, यानी वो वेपन्स जिनसे हम हमला करते हैं। कुछ ऐसे वेपन्स भी हैं जिनका यूज कर इंडिया बहुत चालाकी से दुनिया में सुपर पावर का स्टेटस वापस पा सकता है। क्या? पहला, इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस। ये कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, इतना तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ सालों में ही इंडिया की रेपुटेशन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से काफी हद तक बढ़ी है। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए ये चैनल नहीं चलाता, लेकिन हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं S. जयशंकर साहब, इनका कोई जवाब नहीं है।
मेरे पर्सनल फेवरेट है। मेरे को नहीं फर्क पड़ता आज किस पार्टी में हैं, कल किस में रहेंगे, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे फॉरेन मिनिस्टर है। इनको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि किस सिचुएशन में कैसे डील किया जाए। इतने सालों तक डिप्लोमेट जो रहे हैं और कैसे इंडिया के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इज्जत करवानी है। और शायद बहुत हद तक लोग मेरे से सहमत होंगे कि कंट्री की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ इसी चीज तक लिमिटेड नहीं रहती कि बाकी कंट्रीज के साथ उसके कैसे संबंध है, बल्कि एक कंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट आएगा बहुत बार फॉरेन रिलेशंस तय करते हैं। एक कंट्री में बाकी कंट्रीज कितना इंटरेस्टेड है कई बार फॉरेन रिलेशंस तय करते हैं। और इंडिया को ना इस वक्त एक बहुत बड़ा फायदा है। वो क्या है, आपको ऐसे समझाता हूँ कि 2-3 ऐसी कंट्रीज के बारे में सोचो जिनमें पोटेंशियल है या पोटेंशियल था सुपर पावर बनने का। अमेरिका का नाम आएगा, रशिया शायद आ जाए, चाइना आ जाएगा, जापान आ सकता है, जर्मनी कुछ हद तक, ये कुछ बड़े नाम है। यूके वगैरह को छोड़ दो, अब इनका गेम नहीं है फ्यूचर के लिए। अब देखो, इन सब बड़ी कंट्रीज के आपस में नहीं जमती। अमेरिका और जापान की अलायंस है, लेकिन चाइना और रशिया से नहीं जमती इनकी। रशिया और चाइना आपस में दोस्त है, लेकिन अमेरिका से बिल्कुल नहीं बनती। यूरोप में जर्मनी क्या कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो खुल के बिल्कुल गले लगा के रशिया या चाइना के लिए बोले कि आओ आप ही का इंतजार था। अब मेन कैरेक्टर चेंज कर दो और इंडिया को रख लो। चाइना के अलावा कोई ऐसा कंट्री है जिससे इंडिया की नहीं बनी। पाकिस्तान छोड़ दो, उनसे हमें मतलब भी नहीं है। बड़ी कंट्रीज के बारे में सोचो, रशिया से अच्छी दोस्ती है, अमेरिका, जर्मनी, यूरोप के मैक्सिमम देशों से अच्छी बनती है। जापान का तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में है और भी आएगा फ्यूचर के अंदर। मतलब इंडिया के पास एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हम दोनों तरफ से गेम खेल सकते हैं। अमेरिका से फायदा मिलेगा, ले सकते हैं, रशिया से फायदा मिलेगा, वो भी ले सकते हैं। इंडिया की जितनी अच्छी ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों तरफ की कंट्रीज से बनती है, शायद ही और किसी कंट्री की बनती होगी। और ये बहुत बड़ा फायदा है जो अमेरिका, रशिया, चाइना जैसी कंट्रीज टू बी ऑनेस्ट नहीं उठा पाती। अगले हथियार की बात करें, ये वो है एक्चुअली जिसका फायदा कुछ समय पहले तक चाइना ने भी खूब उठाया था। देखो, होता क्या है कि एक कंट्री जैसे जैसे ग्रो करने लगती है, धीरे धीरे वहां का कॉस्ट ऑफ लिविंग, उसके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। ये ओवरऑल हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका में जैसे अगर आपके पास $1000 है, मतलब भारत में वो 81-82 हजार रुपए के आसपास बन जाएगा। लेकिन क्या आप अमेरिका में $1000 का उतना ही सामान ले पाओगे जो भारत में आप 81-82 हजार रुपए का ले सकते हो? नहीं, इंडिया में पैसे कम खर्च होंगे। सेम ऐसे ही जब चाइना ने अपनी कंट्री को ग्रो करना शुरू किया था तो वहां अवेलेबल होते थे चीप लेबर, यानी सस्ते दामों में वहां लोग काम कर लेते थे कंपनीज के लिए एज कम्पेयर टू अमेरिका और यूरोप, क्योंकि वहां कंपनीज को ज्यादा पैसा देना पड़ता था एम्प्लॉइज को काम कराने के लिए। लेकिन अब चाइना में भी चीप लेबर बहुत ज्यादा चीप नहीं रहा, वहां ज्यादा पैसा देना पड़ता है। लेकिन इंडिया में अभी भी लेबर चीप है। दुनिया के मुकाबले काफी सस्ते में काम इंडिया में हो सकते हैं अगर अमेरिका, यूरोप, इवन चाइना से भी कंपेयर किया जाए तो चीप लेबर कॉस्ट एक वो चीज है जो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर खींच सकती है और एक बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हमें दे सकती है। लेकिन उसके लिए शुरुआत में कुछ चीजें इंडिया को करनी पड़ेंगी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा ध्यान देना पड़ेगा। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, हमारी थोड़ी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह कम होगी, तो एटलीस्ट इस चीज में हम चाइना जैसी कंट्रीज के साथ कंपीट कर पाएंगे। चलो, एक आखिर में एक और पॉइंट बता ही देता हूं, और वो है इंडिया का खुद का एटीट्यूड। मतलब इंडिया में बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जो खुद इंडिया को फ्यूचर सुपर पावर के लिए पुश कर रही है। जैसे काफी सारे अच्छे इनिशिएटिव्स इंडिया के अंदर लिए गए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, बहुत से ऐसे इनिशिएटिव हैं और इनका फायदा जमीनी लेवल पे हमें दिख रहा है। काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। रोडवेज में, रेलवे सेक्टर में, एयरवेज में, वाटरवेज में सागरमाला जैसे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो ये खुद ही ऐसा लग रहा है कि इंडिया को तैयार किया जा रहा है कि फ्यूचर में तुम्हें बहुत बड़ी पावर संभालनी है तो तुम्हें तैयार कर देते हैं। खैर, ये काफी अच्छी चीज है और कंट्री की ग्रोथ हो रही है, अच्छा ही हो रहा है। लेकिन हथियार बेचने से लेकर के इंडिया के अंदर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तक का हर चीज ऐसी है जो इंडिया को फ्यूचर सुपर पावर बनाने के लिए तैयार कर रही है। देखना यह है कि सक्सेसफुल हम कब तक होते हैं। आपका क्या सोच रहा है, ये इनफ है जो इंडिया में हो रहा है इंडिया को एक सुपर पावर बनाने के लिए, या और भी चीजें जरूरी हैं? आपकी राय नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा जल्द ही नई वीडियो में। विद बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और सुपर पावर इकोनॉमी के लिहाज से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में 3 पोर्शन पे बात की गई, तीनों पोर्शंस पे मैं बात करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि ये वीडियो टाइटल टॉपिक ज़्यादा डिफेंस से रिलेटेड है कि इंडिया अब डिफेंस वेपन बनाकर पूरी दुनिया को बेचने वाला है, पूरी दुनिया में ट्रेड करने वाला है। और ब्रह्मोस मिसाइल की बात की गई, ठीक है, अग्नि को स्किप रखा गया, लेकिन अग्नि मिसाइल भी तारुफ के मुताबिक नहीं। जब ब्रह्मोस की बात आई तो फिर मुझे वही वाकया जो हमारे साथ पाकिस्तान में पेश आया कि मियां चन्नू में आके अपने टारगेट पे आके बैठ के हेलो टाटा बाय बाय करके, मतलब उस वीडियो पे हम रिएक्ट कर सकते हैं। आप ये हमारी डिस्क्रिप्शन में या एंड ऑफ द स्क्रीन भी देख सकते हैं।
बरमूज मिसाइल इस वक्त जो इंडिया का ये मिसाइल है, पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बढ़ी है, ठीक है। तो इट मीन्स के इंडिया के जो डिफेंस वेपन है उनकी डिमांड अच्छी है, क्वालिटी की अच्छे होने की वजह से। और आने वाले कुछ सालों में अगर जिस तरह इंडिया अपने डिफेंस वेपन बना रहा है, ठीक है, विक्रांत जैसे, विक्रांत को देख लें, ठीक है, तेजस को देख लें, अग्नि मिसाइल को देख लें, इतने डिफेंस में और मिलिट्री वेपन्स पे फोकस किया जा रहा है। इस लिहाज से तो साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया ने एक ये विजन बना लिया है कि डिफेंस वेपन बनाना है और पूरी दुनिया को सेल करना है, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है, सुपर पावर कंट्री बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, इंडिया ऑलरेडी दुनिया की 5वीं बेहतरीन इकॉनमी है, ठीक है। आप सुपर इकॉनमी बन चुके हैं, टॉप 5 इकॉनमीज में है। और 2030 में जब आप इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी होगा, ठीक है, सुपर कंट्री होगा, ठीक है, इकॉनमी के लिहाज से, तो इट मीन्स आपके पास जो सरमाया होना है उससे आप अपने डिफेंस बजट पे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपने लोगों के मेरे ज़िंदगी पे इन्वेस्ट कर सकेंगे, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट आपको लेकर जाएगी एक डेवलप कंट्री की तरफ, एक सुपर कंट्री की तरफ। और ये होता हुआ तो साफ, हमें तो साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फैक्ट्स को अगर मद्देनजर रखा जाए तो इस वक्त दुनिया की बेहतरीन जो इकॉनमी ग्रो कर रही है वो इंडिया की है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लेबर की बात की गई, ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ लेबर तक की ही बात नहीं, ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर आपको सिर्फ लेबर सस्ती मिल रही है। देखें, कुछ दिन पहले इसरो ने जिस तरह कामयाबियों को समेटा, और उस कामयाबियों का एक पहलू ये भी था कि इसरो कम बजट में दुनिया की बेहतरीन स्पेस इंस्टीट्यूट जो इदारे हैं, ठीक है, उनका मुकाबला कर सकता है। कम बजट में वो काम करके दिखा सकता है जो और कोई स्पेस प्रोग्राम करके नहीं दिखा सकता। तो इट मीन्स इंडिया ओवरऑल हर लिहाज से जो है कॉस्ट एफिशिएंट है, और बहुत से मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो फ्यूचर में, जिस तरह 2030 का टारगेट रखा गया है और 2050 तक का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है पूरे इंडिया ने, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, आने के लिए इंटरेस्टेड हैं, और बहुत कंपनीज ऐसी हैं जो आ चुकी हैं, ठीक है। टेस्ला को देख लें, एलन मस्क वो बहुत इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, एप्पल आ चुका है, और जितने भी मल्टीनेशनल्स बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सारे आ रहे हैं, ठीक है। आईटी पे एक ऐसा वसी पैमाने पे सेमीकंडक्टर को देख लें, अब वो इंडिया में बनने वाले हैं। और इवन के जो इंडिया के इंजीनियर्स हैं, ठीक है, आईटी से रिलेटेड, अमेरिका के साथ लास्ट टाइम जब नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया था, वहाँ पे एक मुआहदा हुआ कि हम आपके इंजीनियर्स को ट्रेन करेंगे, 60,000 के करीब तकरीबन जो मुझे फिक्र याद है। तो उस अंदाज से देखें तो सही, इंडिया जो है अपनी हर एक फॉरेन पॉलिसी में जियो पॉलिटिक्स को अगर मद्देनजर रखते हुए भी बात करें तो एक बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो डिफेंस वेपन पे जिस तरह कहा गया कि इंडिया वाकई बेहतरीन काम कर रहा है, इंडिया को ये चाहिए था और इंडिया ठीक कर रहा है। इंडिया को वेपन बनाकर पूरी दुनिया में सेल करने चाहिए, इससे इंडिया की इकॉनमी मजीद बूस्ट होगी, और ये एक विजन है 2030 तक की कामयाबी के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बात की गई कि ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास सिर्फ डिफेंस वेपन हो और आप सुपर कंट्री बन जाएं, आपके रिलेशन भी उसी तरह के होने चाहिए। और रिलेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी नंबर ले जाते हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त एक बेहतरीन लीडर बनकर, एक बेहतरीन शख्सियत बनकर उभरे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने यूएस विजिट से लेकर G20 की प्रेसिडेंसी तक यकीन माने पूरी दुनिया को एक बेहतरीन मैसेज दिया है कि इंडिया अब सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर वो काम कर सकता है जो पूरी दुनिया इंडिया से एक्सपेक्ट कर सकती है। मतलब नजर आ रहा है कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो ऐसी बन चुकी है कि अब बहुत से कंट्रीज हैं वो इंडिया के साथ मजीद रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और ये G20 की कामयाबियों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह इंडिया ने रिप्रेजेंट किया, और पूरी दुनिया के साथ G21 हो चुका है, क्योंकि G20 इंडिया ने ही कराया है। तो हर लिहाज से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो कामयाब नजर आ रही हैं। इंडिया का जो विजन है, ठीक है, दो बातें यहाँ पे इस वीडियो में की गई कि मेक इन इंडिया और इन्वेस्ट इन इंडिया के विजन पे इंडिया काम कर रहा है।
इन सारी बातों को अगर हम मद्देनजर रखें तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, जब आप अपना डिफेंस वेपन मेड इन इंडिया के साथ, ठीक है, इवन क्या आप अपनी जितनी भी ज़रूरियातें ज़िंदगी हैं उनको बनाने के लिए भी आप मेड इन इंडिया के टैग के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात की गई, दुनिया का एक बेहतरीन रेलवे सिस्टम आपके पास मौजूद है और आप अपनी ट्रेन मेड इन इंडिया के टैग के साथ बना रहे हैं। वंदे भारत जैसी ट्रेनें आपकी कामयाबी से लॉन्च हो रही हैं, उनकी डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही है। मेट्रो ट्रेन्स जो है, आप इनर सिटीज़ के लिए आप हर एक जो आपकी एक बेहतरीन इमर्जिंग सिटी है, मुंबई, दिल्ली और जितने भी चंडीगढ़, हैदराबाद, आप उनमें अपनी मेट्रो ट्रेन्स लेकर आ रहे हैं। गोवा, जितने भी आपके बेहतरीन शहर हैं और उनको आप स्मार्ट सिटीज़ की तरफ ले जा रहे हैं, स्मार्ट इंडिया की तरफ, ठीक है। 100 से ज़्यादा आप स्मार्ट सिटीज़ बनाने लगे हैं 2050 तक। बल्कि मैं हमेशा अपने रिएक्शन वीडियोज़ में कहता हूँ, जब इंडिया 2030 में दुनिया की तीसरी बेहतरीन इकॉनमी बन जाएगा तो 2040 में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जो टारगेट रखा है 100 प्लस स्मार्ट सिटीज और एक स्मार्ट इंडिया की जो डेवलप इंडिया है वो पूरी दुनिया के सामने लेकर आने का, ये टारगेट भी आप कामयाबी से अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं वही कहता हूँ, जब आप सुपर इकॉनमी हैं तो आपके पास टाइम भी होगा, इन्वेस्टमेंट भी होगी, आप मज़ीद अपने लोगों के म्यार ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोगों के म्यार ज़िंदगी को बेहतर करना हर एक यूँ समझे मुल्क की एक बुनियादी ज़रूरत होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्हें मज़ीद उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनका रहन-सहन, उनको डेवलप करके पूरी दुनिया के एक डेवलप कंट्रीज़ के मुकाबले में खड़ा कर सकते हैं। तो इंडिया हर लिहाज से एक सुपर इमर्जिंग कंट्री बनता हुआ पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। एज अ पाकिस्तानी यूट्यूबर, एज अ पाकिस्तानी कपल, वेरीफाई रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे मैं तो भाई इस बात की समझता हूँ कि जब आपके अंदर मेड इन इंडिया और इन्वेस्ट इन इंडिया और स्मार्ट इंडिया, ये 3 विजन, जब से आपने इन विजन्स पे काम करना स्टार्ट किया है, इंडिया बेहतरीन तरीके से तरक्की कर रहा है। अगर आप समझते हैं मैं ठीक कह रहा हूँ तो भैया वीडियो को 1 लाइक तो बनता है। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफी राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को कम्युनिटीज और ग्रुप्स में शेयर किया करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।